रिकॉर्ड लैपटॉप पे मतलब ठीक है, इस हो पे गया। कंप्यूटर पे करके फिर देव भाई को दे दीजिए, वो अपने आप अपलोड कर लेंगे बाद में। ठीक है, बढ़िया। बताइए जी, कल जितनी बात हुई थी उसके ऊपर कुछ है? अभी हम कहाँ पे हैं? अभी दीदी मानव राज्य नीति जो है ना वो शुरू किया था कल, पेज 130 पे था। राज्य नीति शुरू हुआ है, 7-8 पेज का है, तो हम पेज 131 का हाफ पेज कर चुके हैं। मेरे को शेयरिंग के राइट्स भी दीजिए आप में से कोई। शिल्पा दीदी आप भी दे सकती हैं और राहुल भाई भी दे सकते हैं। शेयरिंग राइट्स कहाँ पे होते हैं? दीदी शेयरिंग स्क्रीन, या जहाँ पे शेयर लिखा है ना उसके साथ एक छोटा सा एरो बना होगा। ओके, आप उस एरो पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन आएगा। या हो गया दीदी, थैंक यू। ठीक है, तो कल एक अच्छा हमारा एलिमेंट्री डिस्कशन हो गया था कि ये वाला जो एक पॉइंट था, जागृत मानव परंपरा में है ना, समाज में ये 5 आयाम जो है ये रहेंगे। ये हमको अभी भी दिखते हैं, लेकिन कल हमने एक अच्छा एलिमेंट्री डिस्कशन किया कि अभी जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं और जागृत परंपरा में कैसे चलेंगी इन, है ना। तो समाज के आयाम जो है वो मानवीय शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश और स्वास्थ्य संयम। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मतलब ब्रॉडली अभी भी लगता है कि हाँ ये मेन चीजें हैं समाज में। तो जागृत समाज में भी जो कुछ भी एक्टिविटीज होगी वो इन 5 डायमेंशंस में आएंगी, मोटा मोटा सा। इसके ऊपर हमारी कल इतनी बातचीत हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी का कुछ प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो रीडिंग हमने कल कर ही ली थी। यहाँ से अभी हमारा डिस्कशन बाकी है। रीडिंग हमारी यहाँ से लेकर चलते हुए ये टेबल आएगी, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है। तो यहाँ तक हमारी रीडिंग हो गई थी, तो मेरे को लग रहा है कि दोबारा रीडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम बस हल्का सा बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख रहे हैं, यदि समस्या है तो समाधान है ही ना, समाधान के आधार पर निश्चितता को पाना अनिवार्य है। तो इसको भी अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि हम अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं या मध्य दर्शन से क्या कहा जा रहा है, तो अस्तित्व जो है पूरा का पूरा ये अपने आप में एक व्यवस्था है और बड़ी खूबसूरत व्यवस्था है। ठीक है, तो इसमें अव्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। जहां जहां पर भी अव्यवस्था है वो या मानव की समझ वो मानव की समझ के कारण ही अव्यवस्था है। मतलब या तो अव्यवस्था है ही नहीं, है व्यवस्था ही। मानव की समझ में कमी है तो मानव उसको अव्यवस्था के रूप में देखता है और परेशान होता है। और दूसरा, अपनी समझ की कमी के कारण गलत कार्य व्यवहार करता है, अपराध करता है और इवेंचुअली खुद भी दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है। तो अस्तित्व में व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझना ही समाधान है ना। व्यवस्था की समझ ही समाधान है। स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था और प्रकृति में व्यवस्था, ये 4 स्तर पर व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जब हम समझ लेते हैं तो समस्या से मुक्ति पा लेते हैं। तो अस्तित्व में समस्या नाम की कोई चीज नहीं है। समझ का ना होना या समाधान का ना होना ही समस्या है। तो समस्या है तो समाधान है ही, क्योंकि अस्तित्व में व्यवस्था है। तो समाधान के आधार पर निश्चितता को पाना अनिवार्य है। तो जितना हम समाधानित होते हैं उतना हम निश्चितता को देख पाते हैं, उतना हम निश्चित आचरण को देख पाते हैं और निश्चित आचरण के साथ में प्रस्तुत हो पाते हैं। ये निश्चित आचरण ही विश्वास का आधार बनता है ना। तो संबंधों में मानव मानव के बीच में जो आधार मूल्य है वो विश्वास है। तो अभी हम जब
जिनके साथ भी जी नहीं पाते हैं, अगर हम ब्रॉडली देखें, तो वो ये ये क्लियर नहीं होता, या इसलिए कन्फ्यूजन रहता है, या ऐसा हमारा एक निष्कर्ष निकलता है, ऐसी मान्यता बनती है कि सामने वाला मेरे को दुखी करना चाहता है ना? वो दुखी करना चाहता है तो हम उससे दूर हो रहे हैं। तो जहाँ पर जागृत परंपरा होगी, वहाँ पर जागृति, ये मानवीयतापूर्ण आचरण जो है वो होगा। वो मानवीयतापूर्ण आचरण में एक निश्चितता बनी रहती है ना? वो निश्चितता जो है वो एक्चुअल में विश्वास ही है एक दूसरे के ऊपर। तो वो अनिवार्य है, क्योंकि मानव तो सुखी होना चाहता है, तो सुखी होने के लिए वो अनिवार्य है उस निश्चितता को पाना। वो मानवीयतापूर्ण आचरण से ही आएगी, वो समाधान से ही आएगी। ऐसा जो है, मैं इसको जब सोचता हूँ तो मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा बनता है। और मैंने बार-बार कहा है कि जब हम पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप इसको किसी दूसरे एंगल से देखें, किसी और उम, आपकी भी कोई शेयरिंग हो, तो हमेशा इस तरह से जब सूत्र आते हैं, जिसको हम सोचने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आप में से भी किसी का ध्यान जाए, प्लीज़, ऑल ऑफ यू आर वेलकम। मतलब या तो जैसे मेरे को लग रहा है, या हम बाकियों को लग रहा है, वैसे भी रख सकते हैं, और अगर उससे किसी अलग चीज़ की तरफ ध्यान जा रहा है, तो उसको भी शेयर करें। तो इतना ये ठीक लग रहा है दीदी, जितनी बात हुई यहाँ पर समस्या समाधान वाली? जी भैया। ठीक है? इसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं थोड़ा-सा। कोई भी मानव अनिश्चित विधि व व्यवस्था नहीं चाहता है ना, निश्चितता को पाना अनिवार्य है, निश्चित आचरण। तो इसको भी बाबा जी ने बार-बार ध्यान दिलाया है कि अस्तित्व धरती पर 4 अवस्थाएँ हैं। इन 4 अवस्थाओं में से जो पहली 3 अवस्थाएँ हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था, इनका निश्चित आचरण है। और इनका निश्चित आचरण है, इसी कारण हम इनके साथ आसानी से, इन अवस्थाओं के साथ में मानव का कार्यकलाप जो है उसमें परेशानी नहीं होती है ना? हम लोग घर में रह पाते हैं, तो घर में रह पाते हैं, हम बिजली का स्विच जलाते हैं और पता चलता है कि लाइट चल जाएगी, पंखा चल जाएगा, टीवी चलाते हैं तो टीवी चल जाएगा, है ना? मोबाइल, लैपटॉप, नल, पानी, ये सारा भौतिकता वाला जो क्षेत्र है, पदार्थ अवस्था वाला जो है, ये इनका एक निश्चित आचरण है, और उस निश्चित आचरण को हम समझ लेते हैं तो इनके साथ में हम जी लेते हैं, है ना? इसी तरह से प्राणावस्था, जितने पेड़-पौधे हैं, सब्जी, फल, हमें इनका भी एक निश्चित आचरण मालूम है, मानव को पता चल गया है, इसलिए हम हमारी पेड़-पौधों के मामले में, फल-सब्जी के मामले में कभी गलती नहीं होती। हमें मालूम है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस मामले में भी हम समाधानित, इस निश्चित आचरण को समझ लिया, और हम उसको समझ के जी पाते हैं। पशु-पक्षियों का भी निश्चित आचरण है, उससे भी पता चल गया कि भैया किस-किस एनिमल को हम फार्म एनिमल के रूप में पहचानते हैं, किसको पेट एनिमल के रूप में पहचानते हैं, किसको हम वायलेंट एनिमल के रूप में पहचानते हैं, है ना? किस एनिमल से दूर रहना है, किसको हम पालतू बना सकते हैं, ये सारी हमारा इनके साथ में एक जीना जो है वो बना। मानव के साथ में नहीं बना, है ना? मानव समझ में नहीं आया है, और और मानव को खुद भी अपना आचरण भी निश्चित नहीं हुआ है, समझ में नहीं आने के कारण। तो बाबा जी ने प्रस्तावित किया है कि प्रिय हित लाभ में जीते हुए मानव का आचरण निश्चित नहीं होता है, और उसका जो व्यवहार रहता है, ये अगली लाइन में आया है, वो अवसरवादी व्यवहार रहता है, प्रिय हित लाभ में जीते हुए। न्याय धर्म सत्य की क्लैरिटी होती है, जागृति होती है, तो फिर न्यायवादी व्यवहार होता है। न्यायवादी व्यवहार ही निश्चित आचरण है ना? उसी में निश्चितता, है ना? अवसरवादिता में निश्चितता नहीं। तो यही कह रहे हैं, कोई भी मानव अनिश्चित विधि व्यवस्था नहीं चाहता। विधि एवं व्यवस्था के प्रति विश्वास एवं निष्ठा की निरंतरता के लिए सार्वभौम विधि व्यवस्था आवश्यक है ना? क्योंकि पूरी धरती जो है वो अखंड है ना? इसको टुकड़ों में देखकर अगर हम जीना शुरू करेंगे तो गलतियाँ होंगी। मतलब सिर्फ भारत के लोग समझदार हो जाएँ और बाकी लोग समझदार नहीं होंगे, तो बाकी लोग मिलके धरती का सत्यानाश कर देंगे, और इवेंचुअली हमें भी उसका जो नुकसान है वो होगा ही। तो तो सार्वभौम नियम है, नियम सभी सार्वभौम होते हैं, विधि सार्वभौम है। उस सार्वभौम विधि व्यवस्था को सभी समझेंगे तो जागृत परंपरा बनेगी, है ना? तो ये मैं समझ गया और पर्याप्त हो गया, या एक जगह पे लोग समझ गए वो पर्याप्त हो गया, ये एक अधूरी बात है। तो ये जितना हम इसको इस तरह से विजुअलाइज करते हैं, उतनी अपने अंदर एक स्पष्टता बनती है कि हाँ, आवश्यकता किस चीज की है। तो
सही समझ में आ जाए और वो सही सबको समझ में आ जाए, तभी साथ साथ जीना हो पाएगा। तभी जो है आदमी जो है, मानव जो है, वो व्यवस्था के प्रति विश्वास एवं निष्ठा के साथ में रह पाएगा। इससे पहले क्या होता ना, इसके पूर्व में, इस अभी पुस्तक में क्या हुआ, इसके पूर्व में न्यायवादी व अवसरवादी व्यवहार का विश्लेषण किया जा चुका है। अवसरवादी नीति से अनिश्चित दिशा, गति एवं घटना ही संभव है ना, जिससे व्यवस्था में स्थिरता तथा विश्वास नहीं उत्पन्न कराया जा सकता, उसमें जो है वो अनिश्चितता बनी रहती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि न्यायवादी नीति के विकास तथा व्यवहारान्वयन के लिए मानवीयता ही आधार है। तो ये वाली बात पहले हो चुकी है, उसी को रिपीट किया है यहाँ पर। विधि का लक्ष्य है निषेध पर विजय, है ना। तो विधि है जो जो कुछ जो अस्तित्व में एक नियम है, उन सभी नियमों का एक एक क्रम है, उसको समझ लेना जो है वो विधि है। और वो समझना क्यों है, उससे निषेध पर विजय पाया जा सके। मतलब जो ना करने योग्य काम है वो ना किए जाए, है ना। मतलब क्या हुआ, वो कब होगा, वो दंड से नहीं होगा, है ना, वो शासन से नहीं होगा, वो किससे होगा, यहाँ बाबा जी कह रहे हैं वो समाधान से होगा। निषेध पर विजय समाधान से होगी, शासन से नहीं होगी, दंड से नहीं होगी। तो विधि का लक्ष्य ही ये है कि निषेध पर विजय हो जाए, जो नहीं करने योग्य काम है वो ना हो, जो करने योग्य काम है वो। और व्यवस्था का लक्ष्य है विधि का पालन एवं संवर्धन, है ना। तो विधि जो है उसके अनुसार जो है वो चला जाए, और उसको और समझा जाए, उसको और मैच्योर, मतलब और उसका जागृति के पथ पर और आगे बढ़ा जाए। उसको संवर्धन मतलब एनरिचमेंट, जितनी समझ बन गई उसको फर्दर और बढ़ाया जाए, उसको और फर्दर बढ़ाया जाए, इसको एनरिचमेंट कह रहे हैं, है ना। ये आगे प्रकृति में भी आएगा, जब हम वो 3 टेबल्स देखेंगे ना अगले पेज पर, तो वहां पर भी ये संवर्धन शब्द जो है वो भी आता है प्राकृतिक नियम के अंतर्गत। उपरोक्त अनुसार निर्णित विधि से मानवीयता की विजय होती है, तथा ऐसी विधि के लिए दी गई व्यवस्था का लक्ष्य मानवीयता का संरक्षण एवं संवर्धन ही है। इस प्रकार मानवीयतापूर्ण परंपरा विधि व व्यवस्था की उपलब्धि विश्वास है। तो जो निश्चित आचरण की जो हम अपेक्षा करते हैं, वो उससे विश्वास मूल्य का निर्वाह है, मानव मानव के बीच। ठीक है, तो ये हमने अभी इसको, इस पैराग्राफ में इस पे कुछ लगे किसी को भी कुछ और बात करनी है तो बताएं प्लीज। ठीक, आगे बढ़ते। विधि का मूल सूत्र मानवीयतापूर्ण आचरण है। ठीक है, तो ये जो है वो बता ही रहे हैं कि विधि जो है, अस्तित्व में एक विधि है, उस विधि को समझने से मानव मानवीयतापूर्ण आचरण जो है वही करे। जब तक वो नहीं समझ में आई रहती अस्तित्व की विधि, तब तक जो है वो मानवीयतापूर्ण आचरण नहीं होता, अमानवीयता के साथ में जीना होता है। मानव परंपरा में जागृत मानवी शिक्षा प्रदान करने में समर्थ है, जिसने समझा है वही समझा सकता है। तो अस्तित्व को जिसने समझा है उसे जागृत मानव कह रहे हैं। तो शिक्षा का मेन पर्पस क्या है, कि अगली पीढ़ी भी जी पाए। तो अभी तक परंपरा में गैप क्या रह गया, अगर हम पिछले 100-200 साल में देखें, तो जैसा बार बार दिखता है कि एक विज्ञान का जो है वो वाइड स्प्रेड, मतलब इसका काफी स्प्रेड हुआ है विज्ञान का, विज्ञान की शिक्षा का। तो इसमें जो है वो काफी कुछ जो है वो भौतिक संसार के बारे में जो है ना, वो शिक्षा जो है वो हमने अगली पीढ़ी को दी पिछले 100-200 साल में। और ये क्लियरली हमको दिखता है। और अगली पीढ़ी ने जो पिछली पीढ़ी ने दिया, उससे चीजें बेहतर की, है ना? आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले जिस तरह के इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनते थे, आज की डेट में उससे काफी बेहतर बनते हैं, क्योंकि पिछली पीढ़ी ने बिजली का ज्ञान अगली पीढ़ी को दिया, और अगली पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी से बेहतर किया, है ना। तो हर पीढ़ी ने पिछली पीढ़ी से शिक्षा ली, शिक्षा को स्वीकार किया, अपनी कल्पनाशीलता साथ में लगाई और चीजें बेहतर की। तो अभी तक शिक्षा जो है वो भौतिक संसार की शिक्षा जो है वो, उसको हमने उसके आधार पर शिक्षा चल रही है, और उसके आधार पर हमने प्रोग्रेस होते हुए देखा।
तो अभी क्या कहते हैं कि शिक्षा का पूरा प्रयोजन जो था वो क्या था, अखंड सामाजिकता का सूत्र एवं व्याख्या, मतलब समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। तो ये वाला पार्ट जो है ये शिक्षा में से मिसिंग। तो ये जो है ये किसी को समझ में आएगा तो, और इस चीज की आवश्यकता महसूस होगी कि भैया अगली पीढ़ी का भी जीना जो है वो अखंड समाज के बिना जो है जीना नहीं हो पाएगा। मतलब वो जिस तरह से हम लोगों ने हजारों साल से युद्ध देखे हैं, वो अब तो युद्ध का स्केल जो है वो भी इतना भयंकर होता जा रहा है समय के साथ साथ। तो अगर यही शिक्षा आगे चलती रहेगी तो युद्ध में एडवांसमेंट होगी। तो हमें करनी है एडवांसमेंट किसमें थी, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व में एडवांसमेंट करनी थी। तो इसके बिना शिक्षा ही अधूरी है। इसी को कह रहे हैं मानव परंपरा में जागृत मानवीय शिक्षा प्रदान करने में समर्थ है। उसी को एजुकेशन का पूरा कंटेंट भी समझ में आता है। अब हम कैसे, मैं कैसे ठीक से जी पा रहा हूँ ये समझ में आता है, हमारी पीढ़ी ठीक से कैसे जी पाएगी ये समझ में आता है, अगली पीढ़ी की भी आवश्यकता क्या है वो भी समझ में आता है। वो जो है फिर जागृत मानव भी इसमें अपना योगदान जो है वो कर सकता है। इस विधि से समाज अखंडता और सार्वभौमता के रूप में वैभवित होता है ना। हमें जो है मैग्निफिसेंस ऑफ यूनिफाइड सोसाइटी जो है वो हमको एक अच्छे तरीके से समझ में आती है। ऊपर ऊपर वर्णित धर्मनैतिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए जो मानवीयतापूर्ण दृष्टि स्वभाव विषयों को व्यवहार में आचरित करने योग्य अवसर तथा साधन प्रस्तुत हो सके तथा रुचि उत्पन्न कर सके, वही शिक्षा नीति है ना। तो जो ऊपर पॉइंट्स बताए गए हैं धर्म नीति के अंतर्गत और राज्य नीति के अंतर्गत, जो मानवीयतापूर्ण दृष्टि स्वभाव विषयों को व्यापक व्यवहार में आचरित करने योग्य अवसर अवसर भी दे, अपॉर्चुनिटी भी दे और रिसोर्सेज भी दे, कंटेंट भी दे, प्रस्तुत कर सके और उसको उसके प्रति रुचि भी उत्पन्न कर सके। इसको मैं देखता हूँ, मतलब एटलीस्ट मैं अपने स्तर पर इसको ऐसा देख पाता हूँ कि हम सब लोग जिनको इस कंटेंट में लगता है कि भैया ये हमारे काम की चीज है और मानव जाति के काम की चीज है, मेरे को लगता है एक हमारी कल्पनाशीलता में जो आए, जो मैं कुछ कुछ अपने में देख पाता हूँ, अपने में शोध शुरू होता है कि भैया जिन लोगों से भी हम मिलते जुलते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे मित्र लोग भी हैं, हमारे कजन्स हैं, है ना, जिनसे हमारा डेली इंटरेक्शन होता है या जब भी बातचीत होती है, उनमें इस कंटेंट को रोचक तरीके से हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना? क्योंकि सामने वाले को रोचक लगेगा तो फिर वो इसमें डीपर जाने की कोशिश करेगा, फिर में वो इसमें टाइम लगाएगा। अभी जो रोचक लगता है, भ्रमित मानव को मॉल्स रोचक लगती हैं, भ्रमित मानव को टीवी रोचक लगता है, भ्रमित मानव को कपड़े रोचक लगते हैं, उसको शॉपिंग रोचक लगती है, उसको पैसा रोचक लगता है, तो वो इन सब चीजों में अपना समय लगाता है। तो हम ये व्यवस्था की बात, जागृति की बात, मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, इसको किस तरह से एक सिंपल तरीकों से, रोचक तरीकों से, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से हम इसको रोचक बना पाए, रुचि उत्पन्न कर पाए। ठीक है, ये जो है ये काम है, ये बाबा जी कह रहे हैं यहाँ पर कि ये शिक्षा नीति का काम है। मुझे लगता है कि जो संबंधों में 9 भाव आते हैं उसमें जो वात्सल्य भाव है, वो वात्सल्य भाव ही बेसिकली ये है कि अगली पीढ़ी को तैयार करना जीने के लिए। तो माँ बाप भी शिक्षक हैं ही, है ना। इस चीज से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि शिक्षा जो है सिर्फ स्कूल में ही नहीं मिलती, एज पेरेंट्स आल्सो हम लोग शिक्षक हैं। तो इस कंटेंट के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न हो, ये मुझे लगता है कि ये एक मेन काम अभी जो है जो हम लोग हैं, जो मतलब इनिशियल स्टेजेस पे समझने के, ये कंटेंट में भी मानव जाति के लिए नया ही है, तो इसमें रुचि उत्पन्न हो पाए ना, ये सब अपनी अपनी क्रिएटिविटी इसमें हम लोग कितनी लगा सकते हो, ये शिक्षा का एक इंटीग्रल पार्ट। समस्त मानव समाज द्वारा बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक क्षेत्र में ही विभिन्न कार्य संपादित किए जाते हैं। इन तीनों क्षेत्रों में ही किया गया कार्य जो है वो मानव के लिए संपूर्ण व्यवहार कार्य है। तो इन तीन ही क्षेत्र में मानव काम करता है, यही इसके बाद में अब आने वाले हैं। राज्य नीति का लक्ष्य तन मन धन की सुरक्षा है तथा इसके लिए विधि तथा व्यवस्था प्रदान करता है। तो तन मन धन की सुरक्षा
राज्य नीति के अंतर्गत हो, इसकी विधि क्या है और व्यवस्था कैसी हो, ये प्रदान करना राज्य नीति का काम है। इस क्रम में यह जान लेना आवश्यक है कि बौद्धिक नियम की अवधारणाएं ही क्रम से व्यवहार काल में प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक नियमों का अनुसरण करती हैं, जिससे जागृति प्रमाणित होती है। तो बौद्धिक नियम जो है बेसिकली वो क्या हुआ, जिसको हम कह रहे हैं कि समझ वाला पार्ट जो है मानव के अंदर, उसी में मानव के निष्कर्ष है, अवधारणाएं, मतलब मानव ने जो माना हुआ है। अब वो माना हुआ जो है वो बेसलेस माना हुआ भी हो सकता है, बिना किसी आधार के माना हुआ, उसको हम कहेंगे बिना जाने मानना। और फिर एक है किसी आधार पर मानना, है ना, तो उसको फिर हम कहते हैं जानने के आधार पर मानना। तो ये जो अवधारणाएं हैं, जब हम जागृति की बात करते हैं तो सिर्फ संस्कार को अवधारणाएं कहते हैं, लेकिन कई बार कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऐसा भी आता है कि हम जो कुछ भी एजम्पशंस के अंतर्गत है उनको अवधारणा ही कह देते हैं। कभी कभी कंटेंट में ऐसा भी रेफरेंस दिखता है। तो बौद्धिक नियम की अवधारणाएं, जो हमारे अंदर अवधारणाएं हैं, वही हमारे जीने में, व्यवहार काल में हम जो कुछ भी करते हैं उसमें प्राकृतिक और ये सांस्कृतिक शब्द जो है ये सामाजिक के साथ में यहाँ पर रिलेट किया है। तो प्राकृतिक तथा सामाजिक नियमों का अनुसरण करते हैं। तो जो हमारा समझ बनी है उसके अनुसार हम प्रकृति और समाज में काम करते हैं। और किसी का माइक म्यूट हो गया शायद। ये प्रतिभा का, हाँ, उनको म्यूट कर प्रतिभा जी आप अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो जो है वो तो ये जो बौद्धिक नियम है ये समझने वाले लेवल पर है, और उसके बाद में जीने के लेवल पर प्रकृति और सामाजिक नियम है। तो मतलब ये भी आपस में साइक्लिक है। इन्हीं को ऑब्जर्व करके बौद्धिकता का विकास होता है, और बौद्धिकता के विकास से फिर इनका संवर्धन होता है, इनका एनरिचमेंट होता है। जब बौद्धिकता का विकास हुआ, जब समझ हुई, तो आदमी ठीक से जी पाया है, तो अखंड समाज की तरफ बढ़ता है और प्रकृति भी प्रोटेक्टेड रहती है एंड एनरिच भी होती है। ठीक है, और इसी प्रकृति और समाज को देखकर हमारी अवधारणाएं बनती हैं। तो ये जो है एक दूसरे के साथ में साइक्लिक है। तो यहाँ पर हम अब बाबा जी ये आगे जो आने वाला है इसकी बात कर रहे हैं। अभी हम बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्र में किए जा रहे व्यवहार के विधि व निषेध पक्ष का अध्ययन करेंगे। मतलब इन तीनों पक्षों में से क्या जो है वो विधि है, मतलब क्या जो है वो ठीक तरीका है काम करने का, जीने का, और कौन सा जो है वो गलत तरीका है, निषेध पक्ष, मतलब जो नहीं करने लायक काम है। तो ये दोनों को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सदुपयोगी राज्य नीति के निर्धारण के लिए विधि व निषेध अनुसार निम्नलिखित परिलक्षित होता है। नीचे जैसा लिखा है ऐसा दिखता है। तो अब इन टेबल पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। उससे पहले अभी जितनी बात हो गई है इस पे किसी का कुछ ध्यान गया हो या कुछ बात करनी हो तो बताएं। भैया अच्छे से एक्सप्लेन हो गया, आई थिंक, तो काफी क्लियर है। ठीक है, ठीक है, और किसी को कुछ हो डाउट तो साथ साथ कहते चले। ठीक है, मैं देख लूं अभी कितने 9 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। ठीक है, आज ऐसा क्या देख रहा हूँ मैं कि महेश जी और गुरलीन जी अलग अलग लॉग इन किए हुए हैं। तो हाँ नहीं भैया, बस अलग अलग रूम में है वो, तो अच्छा बैठे अच्छा, ठीक है, हैं। ठीक है। मुझे लगा कहीं बाहर हो भैया या कहीं आप बाहर हो कुछ। साथ में ही है, बस अलग अलग रूम में है। ठीक है, कोई नहीं, मैं और ऋतु भी साथ में ही है, हम भी अलग अलग लॉग इन ही करते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति, ये निषेध नहीं है, इट इज अलाउड। हाँ वो तो है, मतलब जनरली हम प्रेफर करते हैं एक साथ करना, बस कभी सिचुएशन ठीक है, हो हाँ जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको मुझे लगता है कि पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट सर, या आप एक बार पढ़ने की कोशिश करें। इस टेबल को कैसे पढ़ेंगे, कोई बताएं, आप कोई पढ़ना चाहते हो तो, या सीधा इसके ऊपर बात करना शुरू कर दें। एक बार पढ़ लीजिए, चलिए 9 के 9, ये जो तीनों के तीनों क्षेत्र है ना, इसमें जो भी आ रहा है इसको एक बार पढ़ लेते हैं, तो ये रहेगा कि टोटल क्या है पढ़ने लायक और डिस्कस करने वाली बात, और फिर कर लेंगे। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ लूंगी भैया। ठीक है। बौद्धिक क्षेत्र, विधि, जागृत मानव प्रवृत्ति, निषेध,
भ्रमित मानव प्रवृत्ति। असंग्रह, समृद्धि का प्रमाण व्यय के लिए आय। संग्रह, आय को व्यय से मुक्त करने का प्रयास। ये मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, ये संग्रह की जो डेफिनेशन है बहुत ही मतलब कमाल की है। स्नेह, सामाजिक नियम से निर्विरोधता का प्रमाण। द्वेष, आवश्यकीय नियम का विरोध, दूसरे का नाश, शोषण से स्वरक्षा की स्वीकृति। विद्या, सह अस्तित्व पूर्ण समझ, संशय एवं विपर्य से मुक्त जानकारी समझ। अविद्या, संशयात्मक एवं विपर्यात्मक प्रवृत्ति, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन प्रवृत्ति। सरलता, दिखावा रहित स्पष्टता, जीवन व अन्यों में गुरु मूल्यांकन। अभिमान, दिखावा पूर्ण जीवन, अपने में अधिमूल्यन। अभय, विवेक समाधान का प्रमाण। भय, अविवेक। सामाजिक क्षेत्र, स्वधन, प्रतिफल, पारितोष, पुरस्कार, संपन्नता का प्रमाण। परधन, शोषण एवं पाखंड पूर्वक प्राप्त धन। स्वनारी या स्वपुरुष, सामाजिक निर्णय अनुसार प्रमाण। परनारी, परपुरुष, सामाजिक निर्णय के प्रतिकूल। दयापूर्ण कार्य व्यवहार, दया, जीने देना। पात्रता के अनुसार वस्तु सुलभता का प्रमाण। पर पीड़ा, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप। प्राकृतिक क्षेत्र, प्राकृतिक संपत्ति, खनिज, वन का उनके उत्पादन के अनुपात में व्यय प्रमाण। प्राकृतिक संपत्ति का उत्पादन से अधिक व्यय, अतिरिक्त व्यय। प्राकृतिक संपत्ति के संतुलन में पूरक होने का प्रमाण। उत्पादन में अनानुपातीय दोहन व प्राकृतिक वैभव में हस्तक्षेप एवं शोषण। धरती क्षतिग्रस्त, प्राकृतिक वैभव में आवर्तनशीलता को बनाए रखना। प्राकृतिक आवर्तनशीलता में बाधा उत्पन्न करना। अनावर्तित द्रव्यों का शोषण करना। उपरोक्त अनुसार विधि एवं निषेध को मूल आधार स्वीकार कर समर्थ अर्थ, तन, मन एवं धन की सुरक्षा की नीति निर्धारित होना स्वाभाविक है। बस दीदी, थैंक यू। इतना मतलब इसको एक बार हम अच्छे से डिस्कस कर लें जितनी जरूरत हो। तो आप दीदी ये कह रहे थे कि पहले वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप ही इसको बताएं कि क्या अच्छा लगता है इसमें, कैसे देखते हैं इसको। हाँ, मतलब जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था तो एकदम से बहुत हिट हुआ था कि असंग्रह और संग्रह को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो असंग्रह है, समृद्धि का प्रमाण, मतलब प्रोस्पेरिटी का फीलिंग रहना निरंतर। व्यय के लिए आय, तो मतलब जो हम कमा रहे हैं, मतलब उसको हम सर्कुलेट भी कर रहे हैं, मतलब वो एक साइक्लिक प्रोसेस में रह रहा है, आवर्तनशीलता में रह रहा है। और जो संग्रह है, आय को व्यय से मुक्त करने का प्रयास। तो मतलब जो हमारे पास आ रहा है हम उसको खर्च नहीं करना चाह रहे, मतलब हम उसको व्यय से मुक्त करने का प्रयास, मतलब उसको अपने पास ही रखना ना, तो वही संग्रह है, मतलब इकट्ठा करना। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा था। बढ़िया, बिल्कुल ठीक है दीदी। तो ये जो है मतलब ये असंग्रह, तो ये जो बौद्धिक क्षेत्र के ना ये 5, इसको बौद्धिक नियम बार बार आएंगे मध्यस्थ दर्शन में जितना हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोग चाहें कोई तो अपने रेफरेंस के लिए, अगर कोई आप में से नोट्स बनाता है तो अपने ध्यान के लिए बना रहे कि यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है। ये बौद्धिक नियम क्या है 5, ये पांचों के पांचों बौद्धिक नियम है। असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय, ये 5 जो हैं ये बौद्धिक नियम है। तो ये बौद्धिक क्षेत्र की विधि जो है वो यही है कि इन्हीं पर फोकस करना। जैसे अभी दीदी ने बताया कि असंग्रह क्या हुआ, समृद्धि का प्रमाण, मतलब व्यय के लिए आय। अब व्यय के लिए आय क्या बोलेंगे, मैं जब इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मानव परिवार जो है वो अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण कर ले, है ना। समृद्धि क्या कह रहे हैं, आवश्यकता से अधिक होने का भाव।
तो आवश्यकताओं का निर्धारण कर लिया, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुझे आय चाहिए, है ना? तो आवश्यकताएं निर्धारित हो गई, उनकी पूर्ति के लिए अब उत्पादन करना है या बाकी भी जो मेहनत करनी है। प्रेजेंट सिस्टम्स में भी कुछ कुछ तौर तरीके बने हुए हैं पैसा कमाने के, है ना, जो भी लीगली डिफाइंड है उसमें। तो अपनी आवश्यकताओं को पहचान लिया और उनकी मैं पूर्ति कर सकता हूँ या उनकी मेरा परिवार मिलजुल कर पूर्ति कर सकता है, इस विश्वास के साथ में जी पाए, इसको कह रहे हैं असंग्रह, है ना। अभी तो अब इसका उल्टा जो है वो संग्रह हो गया, आय को व्यय से मुक्त। भाई मेरी आवश्यकताएं तो पूरी हो रही हैं, लेकिन भैया फिर भी जो है जो आ रहा है वो तो आता ही रहे, है ना, वो वाला सिलसिला जो है वो चलता रहे। और ये हम सबके लिए अभ्यास के मुद्दे हैं, अपने पे मेहनत करने की बात है। इस तरफ जैसे जैसे ध्यान जाता है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ही ध्यान गए एकदम से हम में मौलिक परिवर्तन आ जाता है और हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैं अपने में जब आकलन करता हूँ तो मैं इस स्थिति को बड़ी क्लियरली देख पाता हूँ कि मतलब एक एक जैसे एक गाड़ी है ना, एक बहुत स्पीड से जा रही है और उल्टी दिशा में जा रही है, तो एकदम से गाड़ी की दिशा नहीं बदल जाएगी ठीक दिशा में जाने के लिए। किसी के साथ हो भी जाता हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अपने में मैं ऐसा देखता हूँ, तो पहले तो जो गलत दिशा में गाड़ी जा रही है उसको स्लो डाउन करना है, वो भी पहला काम है ना। तो मतलब उसको स्लो डाउन करना है, वहां पर गाड़ी रुकेगी, फिर सही दिशा पे जाएंगे। तो ये वाला काम शुरू हो जाए, ये भी एक उपलब्धि है मुझे लगता है अपने परिवार में, अगर हम इस चीज को देख पाए इस चीज पे और अपना आंकलन करते रहे। कई बार परिवार में हम अकेले नहीं रहते, हमारे दूसरे फैमिली मेंबर्स भी रहते हैं, सबको साथ में लेकर चलना आवश्यक है। तो मतलब कुछ थोड़ा आगे पीछे थोड़ा देर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने में ये क्लियरिटी बनी रहे ना कि ये असंग्रह जो है, ये इसको पहला बौद्धिक नियम जो है बताया गया है ना। इसको दूसरा जो है बता रहे हैं वो स्नेह है, स्नेह का प्रमाण, है ना। तो इन सब चीज में ना बाबा जी प्रमाण की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आप देखेंगे तो मतलब किसी किसी में क्लियरली लिखा है, किसी में नहीं भी लिखा, लेकिन ऐसा नहीं अभी तक ना परंपरा में क्या हुआ किसी को ज्ञान की बात करनी आती है ना तो हमने उसको बड़ा समझदार माना, उसका बड़ा सम्मान किया। तो यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं कि ज्ञान की बात करना पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान के अनुसार जी पाना भी जो है ना वो बड़ा आवश्यक है। तो मानव जो है बात से नहीं, मतलब बात भी चाहिए लॉजिकल तरीके से रखी हुई, लेकिन जीता हुआ मानव भी दिखना चाहिए उसके लिए। तो जीता हुआ मानव ही प्रमाण है। तो समृद्धि के भाव से जीता हुआ मानव परिवार जो है वो दिखे, वो समृद्धि का प्रमाण होगा। स्नेह के भाव के साथ में जीते हुए लोग दिखे, परिवार दिखे, है ना। स्नेह किसको कह रहे हैं? सामाजिक नियम से निर्विरोध, विरोध है ना। तो सामाजिक नियम के अनुसार चलने से सब मानव के साथ में हम निर्विरोध हो जाए, है ना, इसको जो है वो स्नेह कह रहे हैं। तो तो स्नेह भैया का इसमें मतलब वो सातों संबंध में निर्विरोध का मतलब हो गया ना। हाँ, मानव मानव के बीच में बिल्कुल, बिल्कुल वो सात संबंध में ही सब मानव आ जाते हैं, है ना। तो एकदम से हमारे मन में अगर हम देखें तो 700 करोड़ लोगों के साथ में जीऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं सबसे पहले क्लियरली ऐसा देख पाता हूँ जब अपने में देखता हूँ, तो एक बड़ा कोर ग्रुप होता है अपने रिलेशंस का, वो 5 लोगों का, 10 लोगों का, 15-20 लोगों का हो सकता है, जिसमें लगता है कि भैया सबसे पहले तो यहाँ पर काम करना है, फिर उसके बाद में गिनती बढ़ते हुए हो सकता है कि 100-200 लोगों तक पहुंचे। तो अभ्यास करते हुए हम पहले ये इस कैटेगरी के लोगों के साथ में जब हम सही से जी पाते हैं, तो फिर उसका एक्सपेंशन होते हुए 700 करोड़ तक लोगों की पहुंचने की जो है वो बात बनती है ना। बार बार मैं इसको हमेशा, मेरे को उदाहरण के रूप में वही उदाहरण अच्छा लगता है फिट होता हुआ, कि हम बच्चों को गाड़ी चलाना भी सिखाते हैं तो पहले जो है सेफ जगह पे गाड़ी चलाना सिखाते हैं। एक बार उनको जब वहां पर आ जाती है, फिर कहते हैं कि भैया अब भीड़ भाड़ में भी धीरे धीरे करके जा सकते हैं, है ना, तो अब कहीं पे भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेफ जगह क्या हुई? परिवार जो है, जो अपने पारिवारिक संबंध है, ये सेफ जगह है। तो पहले स्नेह का प्रमाण यहाँ पर तो आए, 700 करोड़ लोगों के साथ में बाद में आएगा। तो ये जो है ऐसा है। और फिर इसका उल्टा, अब निषेध किसको कह रहे हैं? जो भ्रमित मानव की प्रवृत्ति है, वहां पर क्या हो रहा है? द्वेष जो है उसका उसका एक जो है वो दिखता है ना। आवश्यक नियम का विरोध दिखता है
है ना? तो आवश्यकीय नियम क्या था? ये सामाजिक नियम या आवश्यकीय नियम था, तो उसके विरोध के वो स्नेह नहीं है वहां पर, है ना? दूसरे के नाश की प्रवृत्ति है ना? शोषण से स्वरक्षा की स्वीकृति है। तो मतलब मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना है, ये ऐसा लगता भी है कि भैया इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है, अपने को तो प्रोटेक्ट करना है, स्वरक्षा की स्वीकृति। लेकिन उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा तो वो भी फिर अखंड समाज की तरफ नहीं लेकर जाता है ना? मेरे पड़ोसी देश ने जो है, ये साधन भैया एक बार अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कुछ 1-2 महीने पहले, तो बड़े अच्छे से उन्होंने बताया। एक प्रश्न आया था इसी तरह का, तो मुझे वो भैया का बताने का तरीका, वो जो था एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा कि अभी क्या रहता है कि पड़ोसी देश हथियार इकट्ठे करता है और फिर हमें लगता है कि मजबूरी में हमें भी हथियार रखने पड़ेंगे, हमें भी सेना रखनी पड़ेगी, गोला बारूद रखना पड़ेगा, और फिर हम रखते हैं। फिर हमें लगता है कि भैया जितने उसके पास है मेरे पास तो उससे ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, फिर हमें देखकर वो ज्यादा रख करता है, फिर उसको देखकर हम ज्यादा रखते हैं। ये अखंड समाज की तरफ नहीं जा रहा है ना? और इसके अलावा कोई फॉर्मूला आज की राजनीति में दिखता नहीं है। हम लोग भी रोज अखबार पढ़ते हैं, डिस्कशन सुनते हैं, है ना, एनालिसिस सुनते हैं। किसी ने इसके अलावा कोई प्रपोजल दिया हो कि मतलब कैसे ये समस्या का समाधान होगा, तो कुछ दिखता ही नहीं। तो किसी के पास में, जितने पड़ोसी देशों के पास में हथियार है, हमारे पास में उससे ज्यादा हो जाए। अब जब हमारे पास में ज्यादा हो जाएंगे तो वो चुप नहीं रहेंगे, फिर वो असुरक्षित महसूस करते हैं, फिर वो ज्यादा कर लेते हैं, फिर हम असुरक्षित महसूस करते हैं, और यही साइकिल जो है ये चलता है ना? तो इस तरह से जो स्वरक्षा का मॉडल बना है, ये भ्रमित मानव प्रवृत्ति है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है दीदी? जी। तो ये इनको सबको दोबारा मैं बार बार कहूंगा, इन्हीं को बौद्धिक नियम कह रहे हैं, या बौद्धिक क्षेत्र की विधि, बौद्धिक क्षेत्र के नियम, जैसा मर्जी कहें। एक एक भाषा बार बार आती है, बौद्धिक नियम, है ना? तो इसको हम बिल्कुल क्लियरली बौद्धिक नियम जो है वही है ये, असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय। अब विद्या क्या हुआ? सह अस्तित्वपूर्ण समझ, संशय एवं विपर्यय से मुक्त जानकारी। अब ये शब्द मेरे लिए भी थोड़ा सा नया है, मैं डिक्शनरी में भी देख रहा था, मुझे पता नहीं, मतलब अभी इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रख सकते हैं, अनलेस आप में से किसी ने सुना है और किसी की जानकारी में हो तो बताएं। मतलब मेरे से भी पहले ये छूटा हुआ है। इसमें ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, कहाँ which पर? contra ये मेरे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली है, हाँ हाँ। तो उसमें इसका जो मीनिंग लिखा हुआ है इंग्लिश में, अविद्या का लिखा हुआ है इनकरेक्ट नॉलेज, और आगे जो उसमें संशयात्मक एवं विषयात्मक प्रवृत्ति, इसमें लिखा हुआ विच कॉन्ट्रडिक्ट्स ह्यूमननेस। ओके, तो मतलब ऐसे बिल्कुल और वर्ड की स्पेसिफिक इंग्लिश नहीं आई है ना, विच ये हाँ हिंदी जी, कॉन्ट्रैक्ट। में है, हिंदी है? में विपर्य का है अयथार्थता की विपर्य संज्ञा है, अयथार्थता। ओके, अयथार्थता मतलब कुछ का कुछ समझ लेना, ऐसा कह सकते हैं ना, जो जैसा है उसको वैसा ना समझना, उसके अलावा कुछ और समझ लेना हाँ, ना, जो इसको। इसके राइट में दिया हुआ है, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, हाँ निर्मूल्यन। जी बिल्कुल, चलिए ये ठीक हो गया। फिर विपर्यात्मक जो है वो अयथार्थता हो गया, है ना? तो जो जो मतलब जो किसी चीज का जो डायरेक्ट पर्पस है, डायरेक्ट मीनिंग है, वो ना पता होना, और फिर उसकी एब्सेंस में हम कुछ ना कुछ उसको एज्यूम कर ही लेते हैं, है ना? तो वो एज्यूम कर लेते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, उसको अविद्या कह रहे हैं। विद्या में क्या आ गया? सहअस्तित्वपूर्ण समझ, मतलब संशय एवं विपर्यय, मतलब अयथार्थता से मुक्ति, मतलब यथार्थ जानकारी, है ना? इसको जो है, तो सह अस्तित्वपूर्ण समझ किसको कह रहे हैं कि पूरे अस्तित्व में, अस्तित्व क्या है? सह अस्तित्व है ना? व्यापक, और व्यापक में जड़ और चैतन्य प्रकृति, ये जो है वो सह अस्तित्व है। उसके बाद में मानव भी जो है वो जड़ और चैतन्य का, या शरीर और जीवन का सह अस्तित्व है। तो ये क्लैरिटी होना, ये विद्या है ना? इस क्लैरिटी के एब्सेंस में फिर हम कुछ ना कुछ, जितना थोड़ा बहुत मालूम है उसके हिसाब से जी रहे हैं सभी लोग। तो उससे डाउट्स क्रिएट होते हैं, और उससे जो है वो अयथार्थता रहती है। अब विपर्य को हम अयथार्थता कह सकते हैं।
तो विपर्य से मुक्त हो जाते हैं फिर हम, है ना, विद्या से। अविद्या से जो है वो डाउट रहता है, निश्चितता नहीं बनती है, निश्चित आचरण की तरफ विश्वास नहीं बनता है, हम कभी वहां पहुंचेंगे ऐसा भी नहीं लगता है, और विपर्यात्मक प्रवृत्ति जो है वो है ना, और अयथार्थता से फिर अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन जो है ये, ठीक है। अगला जो है वो बौद्धिक नियम है, वो है सरलता। सरलता मतलब दिखावा रहित स्पष्ट, है ना। अरहस्यता भी इसको काफी बार कहा गया है ना। ट्रांसपेरेंसी, तो जीवन व अन्यों में गुरु मूल्य मूल्यांकन, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो है मूल्यांकन सही से कर पाए, गुरु मूल्य की तरफ बढ़ पाए, अपने में भी बढ़ पाए, दूसरे लोगों को भी बढ़ने में सहायक हो पाए। और अभिमान क्या हो गया, दिखावा पूर्ण जीवन, है ना, अपने में अधिमूल्यन हो गया, इसको ऐसा बोला भैया गया। अविद्या में अधिमूल्यन, निर्मूल्यन और अवमूल्यन लिखा हुआ है, मतलब यही रहता है। हाँ, यही तो रहता है। एक्चुअल में ना दीदी ये भी थोड़ा सा अपने में धीरे धीरे करके देखें आप। अभी तक जितनी हमारी पुरानी जानकारी है, मतलब पुराना अभी तक हमने पठन किया है, मतलब आप अपने तरीके से रखें, आप अभी तक अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको मध्यस्थ दर्शन से इंट्रोड्यूस होने के बाद में जैसे जैसे मेरा इसकी तरफ ध्यान गया, मुझे ये काफी इंपॉर्टेंट लगा। तो आपने भी रेज किया, आप बताइए आप इन तीनों शब्दों को कैसे देखते हैं। तो भैया अधिमूल्यन का मतलब है कि जो आप हैं उससे आप अपने आप को ज्यादा समझ रहे हैं, अपने बारे में बहुत ज्यादा समझ, या किसी भी और चीज के बारे में जो है उसको ज्यादा समझ पाना। ओके, वो एक अधिमूल्यन हुआ। निर्मूल्यन हुआ कि जो है आप उससे भी कम कम समझ रहे हैं, जैसे वो किसी और चीज को भी हो सकता है ना। ओके, अवमूल्यन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है अभी। ओके, अधिमूल्यन और निर्मूल्यन तो जैसे आप देखते हैं कि चाहे इनसाइड फीलिंग कुछ भी हो, पर कुछ लोग जो है वो हर चीज को, वो छोटी सी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बिल्कुल करते हैं ना, वहां पर अधिमूल्यन हो रहा है स्थिति का। या ओके, कोई एक ऐसा चीज हो गया, आप उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के देख रहे हैं कि अरे ये तो हो गया, जबकि वो एक नॉर्मल बात हो सकती है। ओके। तो आप किस तरीके से परिस्थितियों को का मूल्यांकन कर रहे हैं? अवमूल्यन के लिए मुझे थोड़ा कोई कंफ्यूजन। और कोई साथी बताएं प्लीज। मतलब आप में से भी सबने देखा होगा, तो आई आई एनकरेज यू कि कोई और भी साथी शेयर करें प्लीज। अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन को कैसे देखते हैं, अपनी भाषा में बताएं। भैया मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी दीदी। जैसे अधिमूल्यन मतलब जैसे हम देखते हैं कि आजकल के समाज में मटेरियल पोजेशंस होना, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस होना वो बहुत सक्सेस का इंडिकेशन होता है। तो हमने उसी को सक्सेस माना हुआ है, मतलब किसी का घर, गाड़ी, कपड़ा कैसा है, तो आई थिंक ये अधिमूल्यन हो गया। अवमूल्यन की हमने उसको बहुत ही कम माना है। तो जैसे एक तो आई थिंक स्वयं में विश्वास नहीं होता हमें, मतलब कि जो हम जैसे कॉलेज करके निकलते हैं कि हम कमा भी पाएंगे, कितना हम कर पाएंगे लाइफ में, मतलब वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि हम कुछ हैं, मतलब दैट कुड बी एन एग्जांपल कि जो हम हैं उससे बहुत कम समझना। और निर्मूल्यन हो गया कि कुछ का कुछ समझ लेना। तो सपोजिंग मेरे बच्चे को लाइक आर्ट अच्छी लगती है, तो मैं समझ लूँ कि वो बहुत बढ़िया मेबी एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकता है, ऐसा कुछ, मतलब कुछ को कुछ और ही समझ ले हम, किसी चीज को, किसी प्रवृत्ति को, किसी टैलेंट को, मतलब ये एक एग्जांपल है बस मतलब। तो ऐसे ही मैं 3 एग्जांपल्स ही दे रही हूँ इस चीज के लिए। ठीक है, ठीक है। और कोई साथी? इसमें भैया मैं बोलूं? हाँ 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 प्लीज राहुल भाई। इसमें जैसे एक जो बौद्धिक क्षेत्र के अंदर जो तीसरा पॉइंट है विद्या, जिसमें मेंशन्ड है, उसमें लिखा है सह अस्तित्व पूर्ण समझ, एक यानी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन को एक्सिस्टेंशियलिज्म। बिल्कुल ठीक है। तो और अविद्या हो गया मतलब उसका ऑपोजिट। तो
जब हम हमारे पास एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी बेस्ड ऑन को एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो हम चीजों वस्तु को यानी जो वास्तविकता है उसको एज इट इज देख पाएंगे। हम जो जैसा है उसको वैसा देख पाएंगे। लेकिन अगर वो समझ नहीं होगी, वो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक जो अंडरस्टैंडिंग जैसे इस जीवन विद्या में जो बाबा जी का जितना मेरे को समझ आया है उसमें यह है कि जो अंडरस्टैंडिंग समझना जो होता है वो होल टू पार्ट होता है, और जो जीना होता है वो पार्ट टू होल होता है। तो जब तक हमको होल की समझ नहीं है तो हम पार्ट के उपयोगिता को समझ नहीं सकते, पार्ट की जो यूजफुलनेस है उसको नहीं समझ सकते। तो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण लगता है मेरे को। और इसी का जो ऑपोजिट है, जब ये होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो जो मतलब वास्तविकता है, जो हमको जैसा दिख है वैसा हमको दिख जाए, जो जैसा है हमको वैसा समझ में आ जाए, वो नहीं होता है। तो उसके अंदर कुछ का कुछ होता है जो निर्मूल्यन है, अवमूल्यन है, जो जितना है उससे कम आंकना होता है, और अधिमूल्यन है जो जितना है उससे ज्यादा आंकना भी हो जाता है। और तीनों केसेस में जो जैसा है वैसा हमको समझ में नहीं आता है। जब जो जैसा है वैसा हमको समझ में आए तो वो सही मेरे को लगता है ऐसे है। भैया मुझे इसमें जो राहुल कह रहे हैं ना, अवमूल्यन तो मतलब कम करना, निर्मूल्यन मतलब कुछ भी मत नहीं, समझना ही नहीं, होना ही नहीं। बिल्कुल नहीं, कुछ का कुछ समझ लेना। हाँ, कोई नहीं देखते हैं। ये थोड़ा सा जो है ना वो निर्मूल्यन वाला जो है वो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अधिमूल्यन जो है हम इसको बड़ी क्लियरली बोल सकते हैं ओवर इवेल्युएशन, ठीक है। अवमूल्यन को बड़ी क्लियरली बोल सकते हैं अंडर इवेल्युएशन, ठीक है। और निर्मूल्यन जो है इसके मतलब ना मध्यस्थ दर्शन में भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से अलग अलग तरीके से बताया गया, और हमारे साथी भी कुछ कुछ अलग अलग बताते हैं, या शायद मेरे तक अभी पूरी क्लैरिटी नहीं पहुंची है। इसको मैं लिटरल ट्रांसलेशन करूं तो इसको मैं बोल दूंगा जीरो इवेल्युएशन, है ना। मतलब कोई चीज है, पहले मैं उस चीज के अस्तित्व को स्वीकारता हूं, तब मैं उसका इवेल्युएशन कर पाता हूं। लेकिन वो है या नहीं है मुझे यही नहीं पता, तो मैं उसका इवेल्युएशन भी क्या करूं। अभी जैसे मैं अपने एक मित्र के साथ बैठा हुआ था पिछले हफ्ते, तो ऐसे आत्मा परमात्मा की बातें होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो मतलब उनका जो है वो एकदम से स्टेटमेंट आया थोड़े चर्चा के बाद, पता नहीं भैया आत्मा होती भी है कि नहीं होती। अब ये एक साइंस पढ़े हुए स्टूडेंट से, मतलब जो सारी जिंदगी साइंस में पढ़े हैं, अब पूरा साइंस की पढ़ाई में मैं भी इंजीनियरिंग करके निकला, आत्मा होती है या नहीं होती ये वाला क्वेश्चन एड्रेस नहीं हुआ एजुकेशन में, है ना। और आप सब जिस भी क्षेत्र से पढ़े हो, आत्मा होती है या नहीं होती ये जो है कहीं पे भी ये एड्रेस नहीं होता। हर एक व्यक्ति जो है अपनी कुछ कुछ अनुमान के साथ में बना हुआ है, अपने किसी गेस वर्क के साथ में, अपनी किसी अवधारणा के साथ में बना, ठीक है। अब आत्मा होती है या नहीं होती यही नहीं पता, तो हम उसका मूल्यांकन क्या करेंगे, ठीक है। तो अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन बेसिकली कहां से, अब इसको टोटलिटी में देख लेते हैं, जहां से गुरलीन जी ने शुरू किया कि मैं अपना इवेल्युएशन करता हूं या करती हूं और दूसरों का करता हूं, ठीक है। तो अपना इवेल्युएशन करना एक पार्ट है, लेकिन एग्जिस्टेंस में बहुत सारी रियलिटीज है गुरलीन जी। जैसे कि एग्जिस्टेंस में पानी भी है, एग्जिस्टेंस में हवा भी है। हम इनका भी, नेचुरल रिसोर्सेज का भी सही मूल्यांकन कर पाएंगे, तभी हम इनके साथ में जी पाएंगे, है ना, तभी हम इनकी सुरक्षा कर पाएंगे। आज सवेरे हमारा एक मीटिंग चल रही थी, वहां पे हमारे कनाडा के महेंद्र भाई है और उनकी वाइफ है न्योमी, वो दोनों भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ऐसे ही मध्यस्थ दर्शन की एक मीटिंग थी, वो बता रहे थे कि आजकल कनाडा में
कनाडा जो कि वन ऑफ द कोल्डेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड माना जाता है, और वो कह रहे हैं कि भाई हम भी वहां से 10-15 साल से वहां पर रह रहे हैं, कि आजकल टेम्परेचर वहां पे 49 डिग्रीज 50 डिग्रीज तक पहुंचा हुआ है कनाडा में, जहां पर ये लोग रह रहे हैं। कहते इतिहास में कभी इतना टेम्परेचर नहीं पहुंचा। कहते कि प्रीवियसली पूरे साल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता था वो 32 डिग्री 34 डिग्री, इस ये जो था 34 डिग्री हो गया तो ऐसा कहा जाता था कि बहुत गर्मी पड़ रही है ना, दैट इज द हिस्टोरिकल ट्रेंड। अभी जो है वो क्या हो गया, 50 डिग्री की रेंज में जो है वो आ गया है। मतलब वहां पे तो लोगों ने जो है वो घरों में पंखे या एयर कंडीशनर लगाए ही नहीं हुए, मतलब जरूरत ही नहीं होती। गर्म, ये तो जब गर्म मौसम होता है जरूरत पड़ती है, तो लोगों का अपने घरों में रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब घर को ठंडा कैसे करें, घर को तो गर्म करने का जुगाड़ किया हुआ है, फायर प्लेस बनाए हुए हैं, हीटिंग सिस्टम्स लगाए हुए हैं, क्योंकि वहां तो ठंड पड़ती है। तो नेचर का हम लोग प्रॉपर इवेल्युएशन नहीं कर पाए, जिसका हम प्रॉपर इवेल्युएशन नहीं कर पाए उसका या तो हमने ओवर इवेल्युएशन किया या हमने अंडर इवेल्युएशन किया। तो हमने ये नेचुरल रिसोर्सेज, पानी का, हवा का, वातावरण का, मिट्टी का, फर्टिलिटी ऑफ लैंड का, इन सब का हमने बहुत अंडर इवेल्युएशन किया। और जिसका हम अंडर इवेल्युएशन करते हैं उस मतलब उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। हम ध्यान किसकी तरफ देते हैं, जिसको हम अपने मन में वैल्यू करते हैं। तो हमने कुछ चीजों को ओवर वैल्यू कर लिया, जैसे कि आज के समाज में काफी घरों में और पूरे समाज में दिखता ही है, पैसे का ओवर इवेल्युएशन हो गया है, राइट। तो पैसे का ओवर इवेल्युएशन हो गया है, तो पैसे के लिए पूरी एनर्जी लग रही है, पैसे के लिए पूरी पढ़ाई लग रही है, पैसे के लिए पूरा कोचिंग लग रही है। हम बच्चों को बड़ा करते हैं तो बच्चे के नंबर ज्यादा आ जाए सब्जेक्ट्स में, उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, इसके लिए तो हम कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन संबंधों के लिए भी किसी कोचिंग की, किसी समझ की जरूरत थी, वो ना हम घरों में दे पा रहे हैं, ना हमने उसके लिए कोई कोचिंग क्लासेस लगाई है। आखिर में जाके बच्चे फेल हो रहे हैं, तो संबंधों में फेल ज्यादा हो रहे हैं, है ना। नौकरियां तो बच्चों की, हमारे बच्चों की आसपास में देखता हूं तो किसी के पास में गाड़ी ना हो, किसी के पास में नौकरी ना हो, ऐसे लोग बहुत कम दिखते हैं। लेकिन संबंधों में नहीं जी पा रहे हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो हमने भौतिकता का अधिमूल्यन किया है, समझ का, संबंध का, ये जो है इसका अवमूल्यन किया है, इसका अंडर इवेल्युएशन किया है। और इस सब के मूल में एक निर्मूल्यन जो है ना वो आ जाता है। बाबा जी ने कहा है बार बार मध्यस्थ दर्शन में कि स्वयं को शरीर मानकर जीना भ्रम का सबसे बड़ा बिंदु है। इसको जो लोग नोट करते हैं, वो नोट्स बनाते हैं, वो बना लें। मतलब स्वयं को शरीर मानकर जीना भ्रम का प्रधान बिंदु है। ये मध्यस्थ दर्शन में बार बार आता है। मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, ठीक है। तो यथार्थ क्या हुआ, मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप। तो अब जीवन हमें समझ में नहीं आया, आत्मा शब्द हमने सुना हुआ था, आत्मा हमको समझ में नहीं आई। तो ये जीवन आत्मा जो कुछ भी कहे, इसका निर्मूल्यन हो गया। गुरलीन दीदी अब जो निर्मूल्यन शब्द को देखे, इसको हम इवेल्युएट ही नहीं कर पाए, हमें ये पता ही। क्या सेंटेंस बोला, स्वयं को शरीर मानकर, स्वयं को शरीर मानकर जीना भ्रम का प्रधान बिंदु है। इट इज द बिगेस्ट डेल्यूजन। मध्यस्थ दर्शन का एक वो मूल अवधारणा है, मानव सिर्फ शरीर नहीं है, मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप, ठीक है। और ये जो समझ वाला पार्ट है, ये जीवन में है ना। ब्रेन सबके पास, जैसे है ना, जैसे आंख है। अभी अभी साइंस के बच्चों से पूछे, ये बड़े जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि रोचक डिस्कशंस कैसे बनाए जाए। मतलब मेरे को जब अवसर मिलता है, जहां पर भी आसपास लगता है कि जरा से भी गुंजाइश है, मतलब मेरे को ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि अपने बारे में देखकर बताया जाए कि मैं सिर्फ शरीर हूं और मेरा ब्रेन मेरे को चलाता है। ये एक मॉडल निकलता है, एक प्रस्ताव के रूप में देख सकते हैं। और एक है कि मैं शरीर और ब्रेन तो हूं ही, लेकिन साथ में कुछ और हूं और ब्रेन के थ्रू शरीर को चलाता हूं। तो काफी सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं तो ऐसा क्लियरली पाता हूं कि लोगों की क्लियरिटी नहीं है कि मेरा मेरा अपना डिजाइन कैसा
है ना। तो ये बाबा जी की कृपा है, मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से हम लोगों की अपनी ये स्पष्टता बनी है, अपने में बड़ी क्लियरली इसी को देख पाता हूँ। और जो हमने थोड़ी बहुत मेहनत की, घर में बच्चे भी हैं 2 बड़े होते हुए, कम से कम इतना देख पाते हैं कि हाँ भैया, मैं सिर्फ दिमाग से शरीर चलता है ऐसा नहीं है, दिमाग को भी कहाँ लगाना है ये जीवन डिसाइड करता है ना। तो एक बार जब जीवन डिसाइड कर लेते हैं, फिर दिमाग जो है वो शरीर के अंगों को चलाता है और जो प्लानिंग वगैरह जो है उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। लेकिन योजना बनना, लक्ष्य का निर्धारण होना, ये दिमाग में, ब्रेन में नहीं होता है, ये इससे एक अलग अभौतिक इकाई है। अब इस इकाई का जीवन का निर्मूल्यन हो गया, क्योंकि ये समझ ही नहीं आया कि ये है भी कि नहीं है, तो इसका मूल्यांकन क्या किया जाए। गुरलीन दीदी, ये बात ठीक लग रही है? बिल्कुल, हाँ जी भैया। है ना। तो कोई चीज है, पहले इसकी स्वीकृति हो, कोई रियलिटी है, फिर हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। तो तो मानव भैया अगर एक है कि अगर हम अगर सिर्फ शरीर मान रहे तो हम उसको निर्मूल्यन कहेंगे या अवमूल्यन? तो उसमें क्या हुआ, देखिए, शरीर, अब हमने शरीर को ही टोटल मान लिया मानव, राइट। तो शरीर का तो अधिमूल्यन हो गया, अभी जीवन का क्या हुआ? जीवन का तो मूल्यांकन हुआ ही नहीं, राइट। तो ये जो है ना, अवमूल्यन होता है कि अंडर वैल्यू करता है ना, मैं सामने कोई वस्तु है उसको पहचानता तो हूं, लेकिन उसको प्रॉपर वैल्यू नहीं कर पा रहा, इसलिए गलती कर देता हूं। जैसे कि हमने हवा के साथ, पानी के साथ, मिट्टी की फर्टिलिटी के साथ में, इनके साथ में गलतियां की, लेकिन कम से कम पहचाना कि भैया ये चीजें हैं, ये हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन मानव शरीर को जीवन चलाता है, मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं बनती है, तब तक हम जीवन का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, ऐसा मेरे को काफी स्ट्रांगली लगता है। आप भी इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, सोचें, अभी सोचें, बाद में सोचें कैसा लगता है। तो एक बार ये डिजाइन क्लियर होता है, तो फिर बड़ी क्लियरली ना हम अपने आसपास भी जिन लोगों के साथ में जी रहे हैं, वो भी शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, ये बड़ी क्लियरली दिखता है। और काम जीवन पर करना है, ये एक क्लैरिटी बनती है इस चीज की। और जितना मैं अपने जीवन को समझ पाता हूँ इस और अपने पे काम कर पाता हूँ, उससे एक एक कार्यक्रम निकल कर आता है कि साथ वालों के भी जीवन पर कैसे जो है वो काम हो सकता है। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती है, आदमी जूझता रहता है। और मैंने भरपूर केसेस देखे हैं, मतलब इसमें आप सबने भी देखे होंगे, आदमी बहुत कोशिश करता है कि साथ वाले को समझ आ जाए, और जिंदगी निकल जाती है, साथ वाले को समझ में नहीं आती है, और लोग पीड़ा से भरे रहते हैं कि भैया ये इतनी कोशिश कर ली है, इसको समझ क्यों नहीं आ रही। तो उसको समझ इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि तुम्हें खुद भी समझ में नहीं आई हुई है ना। मैं शरीर और जीवन का संयुक्त रूप हूँ, साथ वाला भी शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। शरीर और जीवन का एक कोऑर्डिनेशन के रूप में काम होता है। शरीर की अलग आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करनी है, जीवन की अलग आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करनी है ना। जैसे मैं बड़ी क्लियरली देख पाता हूँ कि हम जब शरीर के लेवल पे देखें तो मेरी आंख है। अब आंख हमारे लिए कुछ करती है कि नहीं करती? शिल्पा दीदी, करती है ना। आंख हमारे लिए कुछ करती है। हम आंख के लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या करता हम आंख का ध्यान, आंख हमारे लिए कुछ करती है, ये भी एक सच्चाई है। मैं आंख के लिए कुछ करता हूं, मैं भी अपनी आंख का ध्यान रखता हूं, ताकि आंख मेरे लिए जो करना है वो कर पाए। मेरे को धुंधला दिखता है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर कहता है कि भैया चश्मा लगा लो, है ना, तो फिर हम चश्मा लगा ले। तो हम अपनी आंख के लिए कुछ कर रहे हैं, आंख मेरे लिए कुछ कर, है ना। तो हमारे शरीर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो हमारे लिए कुछ करते हैं और हम उनके लिए कुछ करते हैं। ये एक तालमेल पूर्वक जो है वो मानव की एक व्यवस्था चलती है। अब जीवन मेरे लिए क्या करता है, और क्या मैं जीवन के लिए कुछ करता हूं, कर सकता हूं, करने की संभावना है, क्या करना है, ये भी सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, राइट। तो मैं जीवन के लिए कुछ करूंगा, मतलब ये जिसको हम यहाँ पर अनुभव संपन्नता कह रहे हैं, जागृति कह रहे हैं, समझना कह रहे हैं, है ना। वो तब होना संभव हो पाता है, सबसे पहले ये स्वीकार होना जरूरी है कि मैं सिर्फ
शरीर और ब्रेन नहीं हो, जब तक इसको क्लैरिटी के साथ में एस्टेब्लिश नहीं किया जाता, काफी सारी बातें जो है ना सिर्फ हवा में रहती हैं। उस चक्कर में फिर जो है शरीर वाले पार्ट का या भौतिक पार्ट का अधिमूल्यन होता रहता है, और जो अभौतिक पार्ट है, जो जीवन वाला पार्ट है, उसका या तो अवमूल्यन होता है, और काफी बार तो इतनी खराब स्थिति होती है कि उसका जीरो मूल्यन हो जाता है, जीरो इवैल्यूएशन हो जाता है, हमने उसको स्वीकारा ही नहीं है तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं बनता है। तो अवमूल्यन है कि कुछ माना हुआ है लेकिन हम उसकी वैल्यू जो है वो उसका मूल्यांकन कम कर रहे हैं। निर्मूल्यन है, हम उसका कुछ वैल्यू कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा जो है दीदी, इसको जो है ना एक तरीके से देख सकते हैं। और जब निर्मूल्यन होता है तो फिर उसी के ही रिलेटेड में ना फिर वो जो कहते हैं कुछ का कुछ समझ लेना, वो वाली स्थिति भी जो भाषा में आता है, मध्यस्थ दर्शन में भी आता है, वो भी यहीं से आता है। अब जैसे मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप था, अब जीवन का निर्मूल्यन हो गया, तो अब क्या रह गया कि अब मानव सिर्फ शरीर है। अब इतनी ही बात रह गई, जीवन नहीं समझ में आया या जीवन की तरफ नहीं ध्यान गया, तो अब क्या रह गया, मानव सिर्फ शरीर रह गया। तो अब शरीर का अधिमूल्यन हो, है ना, क्योंकि जीवन का जो था वो निर्मूल्यन हुआ। या अब तो किसी एस्पेक्ट में अवमूल्यन या निर्मूल्यन होता है, तो किसी दूसरे एस्पेक्ट में अधिमूल्यन हो जाता है। तो यहाँ पर जो सह अस्तित्वपूर्ण समझ मतलब हर वस्तु का प्रॉपर मूल्यांकन करके जीना है। ना अधिमूल्यन होगा किसी चीज का, ना अवमूल्यन होगा, और ना निर्मूल्यन होगा, मतलब हर चीज का प्रॉपर मूल्यांकन होगा। ये सह अस्तित्वपूर्ण समझ के साथ में ही। बहुत बढ़िया हो गया भैया। अर्चवाद था जिसको स्पिरिचुअलिटी, है ना, जो स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट था, उसको जब देखने गए तो भौतिकता का अवमूल्यन कर दिया। भैया खाना भी नहीं चाहिए, घर भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब भौतिकता की भी एक आवश्यकता तो रहती है। मतलब एक जवान आदमी को नहीं चाहिए खाना, तो समझ तो हो सकता है कि वो टाइम अपना कुछ निकाल ले, लेकिन परिवार में छोटे बच्चे भी रहते हैं, परिवार में बुजुर्ग भी रहते हैं, अब ध्यान तो उसका रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सह अस्तित्वपूर्ण समझ के साथ में हम पूरे मूल्यांकन के, सही मूल्यांकन के साथ में जब हम चलते हैं, तो हमारी अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन जो प्रवृत्ति है, इससे हमारा छुटकारा हो जाता है। तो कल गुरलीन दीदी आपने एक सवाल पूछा था कि कभी हम मूल्यांकन की भी बात करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आज चलते चलते मूल्यांकन पे भी एक अच्छी बात हो गई है पूरी। हाँ जी भैया, काफी क्लैरिटी हुई इससे, थैंक यू। ठीक है, इतना ठीक हो गया? और बताएं कि और किसी का किसी चीज की तरफ ध्यान जा रहा हो तो। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट जो है इसमें अभय है ना। अभय यानी विवेक के साथ में ही आएगा ये समाधान का प्रमाण है ना। ये विश्वास के साथ में बनता है। सामाजिक स्तर पर विश्वास जो है वही अभयता की तरफ लेकर जाता है ना? नहीं तो हम घर से निकले तो घर वाले चिंतित, घर वाले घर से निकलते हैं तो हम चिंतित, है ना। कैब में बैठना तो बता देना, पहुंचो तो बता देना, खाना खा लेना तो बता देना, है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद बताते रहना, ये सब क्या है, ये भय का ही प्रमाण है। हम तो अभयता के साथ में जीना चाहते हैं। ठीक है, तो जो अपना भ्रमित मानव है उसमें जो है वो भय। ये हमने बौद्धिक क्षेत्र के नियम जो है इनकी हमने चर्चा कर। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर कुछ बौद्धिक क्षेत्र की बात हो तो बताएं कुछ। अब ये सामाजिक नियम की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने, मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार काफी बात हुई है अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है। ये स्वधन जो है, स्वधन के 3 एस्पेक्ट्स हैं, प्रतिफल, परितोष एंड पुरस्कार। ये हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किए भी थे, है ना। फिर स्वनारी, स्वपुरुष, और फिर दयापूर्ण कार्य व्यवहार। ठीक है, ये सब जो है इनको बोला ये विधि है, ये जागृत मानव प्रवृत्ति है। और निषेध जो है वो इसका उल्टा हुआ। वो क्या हुआ, परधन, है ना, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ा। इसको जो है, अब इनको जो है सामाजिक क्षेत्र के नियम बोला, या बिल्कुल सिंपल भाषा में कई जगह पे
ये सामाजिक नियम के रूप में भी इनका रेफरेंस आता है। तो ये 3 जो है ये सामाजिक नियम है, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य। ठीक है, इस पे मैं अपनी तरफ से और इलेबोरेट नहीं करूंगा अनलेस आप में से किसी का कोई सवाल हो, क्योंकि इस पे काफी बातें पहले हो चुकी हैं। ठीक है, अब आ गया प्राकृतिक क्षेत्र में विधि, है ना, या प्राकृतिक नियम, इन्हीं को प्राकृतिक। तो एक तो मध्यस्थ, अभी हम बोलते हैं ना कई बार कि नियम क्या होते हैं, कितने हैं। मध्यस्थ दर्शन ने बड़ी क्लियरली बोला, नियमों को 3 कैटेगरीज में डाल डाल सकते, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम। ना, बौद्धिक नियम मतलब शुद्ध रूप से जीवन के अंदर जो समझ वाला पार्ट है उसके लिए बौद्धिकता के नियम। फिर मानव मानव संपर्क में जितने नियम आएंगे सामाजिक नियम कह रहे हैं उसको। और फिर मानव की शेष प्रकृति के साथ में जीने की जो विधि है वो प्राकृतिक नियम के अनुसार। तो प्राकृतिक नियमों को एक बार देख लेते हैं। तो प्राकृतिक संपत्ति, खनिज, वन का उनके उत्पादन के अनुपात में व्यय प्रमाण। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक कैपेसिटी है धरती की, और जितने हमारे पास में मैथमेटिकल टूल्स हैं उससे हम उनका कितना उत्पादन है या कितनी अवेलेबिलिटी है धरती पर, इसका अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। तो जितनी उनकी अवेलेबिलिटी है या जितनी उनकी कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है, उसके प्रोपोर्शन में, उसी रेशो में उनको यूज करना, उनको खर्च करना, उनका व्यय करना, इस तरह से मानव जी पाए, इसको कहेंगे हम प्राकृतिक नियम समझ में आया, है ना। तो प्राकृतिक संपत्ति, खनिज, वन, उनके उत्पादन के अनुपात में व्यय कर पाना। तो ये जो है ये तो जागृत परंपरा में हुआ, है ना, जागृत मानव में हुआ। अब अजागृति में, भ्रमित में क्या होगा, प्राकृतिक संपत्ति का उत्पादन से अधिक व्यय। इसके कोई उदाहरण बताएं आप लोग, ऐसा ऐसा होता हुआ दिखता हो आसपास। तो प्राकृतिक संपत्ति का उत्पादन से अधिक व्यय। ये तो हमें चारों तरफ दिख ही रहा है, हर आयाम में दिख रहा है, मतलब चाहे पानी हो, फॉसिल फ्यूल्स, डिफोरेस्टेशन हो, फॉसिल फ्यूल्स, बिल्कुल एवरीथिंग, मतलब बिल्कुल सभी बिल्कुल, कुछ में पानी दिख रहा है। देखें, फॉसिल फ्यूल्स देखें, बिल्कुल, है ना। तो ये जो है ये इन सर्टेन क्वांटिटी ये अवेलेबल है, ठीक है, और इनका एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो जितना जो इनकी अवेलेबिलिटी है जैसे फॉसिल फ्यूल्स की भी, ठीक है, तो उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ही हम यूज करें, तो वो जो हमने प्राकृतिक नियम का पालन किया वो तो विधि के अंतर्गत आएगा। और अगर हम वैसा नहीं करते हैं, जो कि जैसे आप कह रहे हैं कि अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो जो है वो जो गलती हो रही है, उसी को हमने अभी जो कनाडा वाला एग्जांपल देखा, तो वो हमारा महेंद्र भाई जी वो कह भी रहे थे कि वहाँ के लोकल मीडिया में, कंट्री में तो जो है वो इस चीज के ऊपर बड़ी चर्चा होनी शुरू हो गई है कि भैया पहले तो ऐसा लगता था कि शायद ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट जो है वो 40-50 साल के बाद में दिखने शुरू होंगे। अभी तो लग रहा है कि पता नहीं 4-5 साल बाद है कि नहीं है। मतलब 50 डिग्री का टेम्परेचर इंडिया में भी हो जाए तो भी हम लोगों को लगता है कि बहुत गर्मी हो गई है। वहां पर तो जो है वो कनाडा में जहाँ बर्फ पड़ती है, मतलब वहां पे अगर 50 डिग्री हो गया तो मतलब वहां पे लोग जो है वो काफी परेशान है। तो उसका मूल कारण क्या है कि प्राकृतिक संपत्ति का उत्पादन से अधिक व्यय जो है वो, है ना, उसी से सारा का सारा प्राकृतिक असंतुलन जो है वो बन रहा है। तो हम देखेंगे ये तीनों पॉइंट कवर करते करते हमको ये जो राइट साइड पे तीनों पॉइंट्स लिखे हैं जो भ्रमित परंपरा में हो रहा है, यही सारा का सारा हमारा प्रकृति में असंतुलन की तरफ लेकर जा रहा है। तो एक जो है ये हमारा फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो है ये दिख ही रहा है, और साथ में हमारे दूसरा अगर इसमें एग्जांपल देखो तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना, न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में जो हमने यूज किया है, करना शुरू किया है, वो भी लेटली हम यूज कर रहे हैं। वो धरती पे ऐसा इनका कोई कंटिन्यूअस प्रोडक्शन नहीं हो रहा है रेडियो एक्टिव मटेरियल का, ठीक है। तो वो भी जो है वो हम हमारा जितना अधिकार बनता है एक पीढ़ी का, उससे काफी ज्यादा हमने उसको, जैसे फॉसिल फ्यूल्स का भी हर पीढ़ी का एक
एक प्रोपोर्शनेट अधिकार बनता है धरती के फॉसिल रिजर्व्स के ऊपर, इसी तरह से रेडियो एक्टिव मटेरियल पे भी बनता है। हमने प्रेजेंटली उससे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसमें कह रहे हैं प्राकृतिक संपत्ति के संतुलन में पूरक होने का प्रमाण। तो प्रकृति एक विधि से चल रही है, मानव का क्रियाकलाप उस विधि में पूरकता के साथ में हो, है ना, उसमें सहयोग करे, वो तो अपने में विधि के तरीके से लगता है कि हाँ ये वाली बात ठीक है। और उत्पादन में अनुपातीय दोहन यानी डिस्प्रोपोर्शनेट यूज, वह प्राकृतिक वैभव में हस्तक्षेप एवं शोषण करना, ये जो है ये भ्रमित मानव का काम हुआ। ठीक है, तो प्राकृतिक संपत्ति के संतुलन में पूरक होने का प्रमाण। ठीक है, तो कहां कहां पर हम संतुलन में पूरक होने का प्रमाण कर पा रहे हैं और कहां पर नहीं कर पा रहे हैं, अगर इसके कोई एग्जांपल्स आप लोग अपनी तरफ से बताएं। जैसे मेरे को बड़ी क्लियरली बहुत कम एग्जांपल्स आते हैं। तो ये जो गलत साइड वाले बता दीजिए, यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है गलत होता हुआ, ठीक वाले को तो छोड़ते हैं। नमस्ते भैया। डिफॉरेस्टेशन या ट्रीज हो गए। हाँ बिल्कुल, डिफॉरेस्टेशन, यस यस, बढ़िया। भैया नागपुर में रहते हैं और अभी 20 किलोमीटर दूर टाइगर आ गया था MIDC में। ओके। हमने क्योंकि उसके क्षेत्रों में रिसोर्ट्स बना लिए, फैक्ट्रीज बना दी, तो हमने हस्तक्षेप किया बिल्कुल उसके जीने के उसमें, तो वो अब हमारे जीने में आ गया है। किसी दिन घंटी बजा के हमारे डोरबेल बजा के हमारे घर में आएगा, बोलेगा हेलो। ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बट हम उसका हस्तक्षेप तो होने नहीं देते ना, फिर तो हम बंदूक लेके पहुंच जाते हैं और उसको मार देते हैं। एकदम एकदम, ये बात बहुत पहले भी भैया एक बार हुई थी कि बहुत सारी नीलगायें आ रही थी, घुस रही थी खेतों में, तो दूसरे कोई स्टेट से बुलाए गए थे गनमैन जो उसमें एक्सपर्टीज थी जिनकी, और उनसे वो सब किया था। ऐसा ये सब होता है। और फिर हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं और हम सब कुछ करते हैं, टाइगर डे मनाते हैं। बिल्कुल, वो टोकनिज्म में तो काफी कुछ चलता रहता है, लेकिन वो जीने में प्रमाणित नहीं हो रहा है। तो ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये जो संतुलन है ये सारा का सारा उसी से ही डिस्टर्ब हो रहा है। वो जैसे हमारे वो कनाडा वाले साथी सवेरे ये भी बता रहे थे कि वहां पे काफी बर्फ के पहाड़ हैं, है ना, तो वहां पर अब इतनी गर्मी हो रही है, तो वहां पे एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ने ये कहना शुरू कर दिया कि भैया अब इसका इम्पैक्ट आने वाले महीनों में दिखेगा। ये बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं ये सब पिघलने वाले हैं, जो बर्फ के पहाड़ वगैरह है ना, वो एक ही दिन में सारे नहीं पिघल जाएंगे, लेकिन इतनी गर्मी पड़ गई है तो अब ये पिघलने वाले हैं, है ना। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो वहां का एक मतलब अच्छे से डिस्टर्ब जो है वो हो गया है। और वो जो जितने फिर वो ये हमारे, जैसे उन्होंने बोला तो मुझे ध्यान है कि हमारे हिमालय में भी काफी लोगों को एक एनवायरमेंटल वाले जो है वो बताते ही हैं कि भैया जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो फ्लड्स इतने आएंगे, वहां पे काफी वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो अभी वो बर्फ ही बनी रहती है, तो जितना पानी आता है उतना आता है जितना हमारी नदियां झेल भी पाती हैं और जितनी मानव को आवश्यकता है। तो कभी वो ज्यादा स्पीड से पिघलने शुरू हो गए तो वो यहाँ पर जो है वो इतना ज्यादा पानी आएगा कि फिर वो फ्लड्स वगैरह जो है वो काफी ज्यादा आने वाले हैं, और वो बर्फ अपना जो काम कर ही रही थी वो वाला काम जो है फिर नहीं होगा। तो ये सारा का सारा डिस्प्रोपोर्शनेट एक्टिविटीज के साथ में जो है ना ये डिस्टरबेंस जो है वो हो रही है। तो मतलब विधि वाला काम क्या है, इसको हम ध्यान दें, क्योंकि ये हम अच्छे से समझ पाए। विधि क्या है? प्राकृतिक संपत्ति खनिज वन का उनके उत्पादन के अनुपात में व्यय, है ना, कि मैथमेटिकली हम देख ही सकते हैं कि पूरी धरती पर किसी चीज का एक साल में कितना उत्पादन होता है, हम उतना ही यूज करेंगे, तभी हमारी अक्षुण्णता बनी रहेगी, तभी हमारा एक कंटिन्यूअस जीना जो है वो आने वाली पीढ़ियों का बना रहेगा, नहीं तो जो है वो नहीं रहने वाला।
इस तरह से दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक संपत्ति के संतुलन में पूरक होने का प्रमाण, है ना। तो इसमें पूरक होने का मतलब कुछ विधियां बनी हुई हैं अस्तित्व में, उन विधियों के अनुसार चले। जैसे एक आजकल जो है ना वो काफी सारी चीजें और चल रही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो भी बन रहा है, काफी सारी चीजें जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो रही हैं जो वनस्पति के क्षेत्र में। तो मतलब उसमें क्या है कि काफी सारे बीज जो है ना अब लेबोरेटरी से या फैक्ट्री से आते हैं। काफी सारी कंपनीज हैं जिनका काम जो है वो बीज बना कर देना है। तो अब प्राकृतिक नियम के अनुसार जो है बीज परंपरा ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, एक आम का पेड़ है या एक गेहूं की फसल है, तो किसान के पास में इस फसल से ही बीज मिल जाता है, उसी से ही अगले साल फिर फसल लग सकती है, और ये कंटिन्यूसली होने वाला काम है। अब इसमें मानव ने हस्तक्षेप कर दिया कि भैया अब बीज जो है ना फसल से नहीं आएगा, अब बीज कहां से आएगा, फैक्ट्री से आएगा, है ना। कई कंपनीज है ऐसी, मैं एक दो के नाम भी मेरे को मालूम थे, अभी याद नहीं आ रहा, काफी दिनों से नाम नहीं लिया। वो सीड्स वगैरह में ही उनका स्पेशलाइजेशन है ना। आप लोग भी थोड़ा सर्च करेंगे नेट पे तो मिलेगा। तो ये जितना जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है या जो बीज फैक्ट्री से आने वाला काम है, ये हमारा इस संतुलन में पूरक होने का प्रमाण नहीं है, ये डायरेक्ट हस्तक्षेप, है ना। कभी कोरोना काल आ गया, कभी कुछ हो गया, 2 साल तक फैक्ट्री बंद हो गई, पता चलेगा कि बीज ही नहीं आ रहे, तो फसल ही नहीं हो रही। पहले हर गांव इंडिपेंडेंट था बीज के लिए, अभी हम बीज के लिए फैक्ट्री पे डिपेंडेंट हो गए। और तीसरा भैया ये पॉइंट इसीलिए हुआ क्योंकि हमने एग्रीकल्चर को भी एक इंडस्ट्री बना दिया। तो उसको भी हमने अवमूल्यन किया दीदी, है ना। हाँ। जो भी हमने अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन की बात हाँ। कर रहे थे, तो हमने एग्रीकल्चर का काफी अवमूल्यन किया, बिल्कुल ठीक बात। इसीलिए किसान के श्रम का भी अवमूल्यन हुआ, है ना। तो ये अपने में थोड़ा सा सोचने के मुद्दे हैं। अपनी कल्पनाशीलता में आता है तो क्लैरिटी बनती है दीदी। फिर समाज चलेगा कैसे, है ना, फिर लोगों को कंपेंसेशन कैसे होगा, वो जो है वो सारे मॉडल्स हमारे अपने में बनते हैं धीरे धीरे करके। तीसरा पॉइंट भी एक बार देख लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। प्राकृतिक वैभव में आवर्तनशीलता को बनाए रखना, है ना, जिसको हम आवर्तनशीलता प्रकृति में है ही। अभी हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं कि आवर्तनशीलता करनी है, एक्चुअल में बच्चों को सिखाना क्या है कि आवर्तनशीलता है ही, उसको समझा जाए और फिर रोजमर्रा के अपने कार्यकलाप उनको रिव्यू किया जाए कि क्या हमारे काम एग्जिस्टेंस की, प्रकृति, नेचर की जो रिसाइकिल, जो साइक्लिसिटी है, हम उसको उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। तो ये जो बीज परंपरा है जिसका भी हमने एग्जांपल लिया, उसको हम यहाँ पर भी ऐसे भी देख सकते हैं कि बीज परंपरा अपने अपने साइक्लिक थी, अभी हमने उसको डिस्टर्ब किया है। इन द सेंस ऐसा नहीं कि सब जगह पे हो रहा है, लेकिन ये प्रयोग जो है वो उस दिशा में लेकर जाएंगे अगर अगर इनका कुछ लार्ज स्केल किया गया, जहां भी कुछ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। और इसका भ्रमित मानव का क्या हुआ, प्राकृतिक आवर्तनशीलता में बाधा उत्पन्न करना। तो इतना जो है ये प्राकृतिक नियमों में ये 3 आए। और इसी में एक शब्द और कहीं पर दर्शन में बार बार आता है, इस मुझे लग रहा था जैसे इस टेबल पे भी है, उसको कह रहे हैं संवर्धन। संवर्धन मतलब एनरिचमेंट। तो एक्चुअल में अगर हम एग्रीकल्चर को देखें, और जो काफी सारे लोग जिनको अपने घर में भी गार्डनिंग करने का शौक है, तो वो जो कंपोस्ट खुद बनाते हैं, और है ना, मतलब वो किचन का वेस्ट जो है वो उसी से ही, कंपोस्ट से उसी को गार्डन में रखा जाए, या उसको इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में देखते हैं। तो उसमें क्या है कि जो अब प्रकृति में क्या हो रहा है कि जितने ये पेड़ पौधे और इनके जो रेजिड्यूज हैं मरने के बाद में, वो धरती को फर्दर फर्टाइल करते हैं, धरती को एनरिच करते हैं। और धरती एनरिच होती है तो पेड़ पौधे और अच्छी क्वालिटी के आते हैं, फिर उनके गिरने से और जो है वो धरती एनरिच होती है। तो मानव को खाने पीने का सामान भी मिल रहा है और धरती भी एनरिच हो रही है।
धरती का भी संवर्धन हो रहा है। ये भी प्राकृतिक नियम में हम इसको बड़ी क्लियरली देख सकते हैं। ये विधि के रूप में है। और अभी हमने जितने केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये दूसरे केमिकल्स जो है ये हमने धरती में डालने शुरू किए, उससे धरती की एनरिचमेंट में हमने एक तरह से हस्तक्षेप किया। अब धरती को एनरिच नहीं कर रहे हैं, डिटीरियोरेट कर रहे हैं। तो ये भ्रमित मानव परंपरा में आ गया। तो यहाँ पर एक शब्द संवर्धन भी अपने रेफरेंस के लिए याद रख सकते हैं प्राकृतिक नियमों में। कि तो इतना जो था मुझे लग रहा था कि हम ये तीनों नियम जो है ना, नियम मतलब तीनों टाइप के नियम, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम, ये अच्छे से बाबा जी ने टेबल बना के हमारे सामने रखा। तो बार बार देखा जाए, इसके ऊपर मनन चिंतन किया जाए और समझा जाए इसको। बताइए जी। भैया जो हम सैटेलाइट भी छोड़ रहे हैं अभी, हाँ जी, हर कंट्री इतने सारे छोड़ रही है, हाँ जी, मुझे तो इनका यूज ही नहीं, मतलब बेसिक यूज है कम्युनिकेशन, बेसिक यूज है कोई वेदर का रिपोर्टिंग या सम मोर लिटिल थिंग, पर हम कितने छोड़ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हमारे एटमॉस्फेयर, आप इसरो में रहे हुए हैं, ये मेरे मन में बात आई, तो isn't this wrong what we are doing? हाँ, मतलब वो जरूरी है कि नहीं, इसको देख लिया जाए। अभी काफी सारे जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज, और जैसे आपने कहा वेदर रिपोर्टिंग भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए, टीवी ट्रांसमिशन के लिए भी यूज होता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होता है। मतलब इट इज वेरी सिमिलर टू, मेरे को तो दीदी ऐसे लगता है जैसे बिजली है ना, अब बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एकदम से बात लगती है कि हाँ बिजली तो चाहिए। फिर दूसरा सवाल उठता है बिजली कितनी चाहिए। ठीक है, तो मैं रोजमर्रा की जिंदगी में जब मैं आसपास देखता हूँ तो मुझे काफी जगह के ऊपर ऐसा लगता है कि भैया ये मानव जाति जो है ना, ये यहाँ पर एक अपना मतलब वो जरा सा भी राज्य नीति वगैरह ठीक हो तो ये इतना बिजली की जरूरत नहीं थी। अब अभी हम लोगों को क्या है, बिजली का मॉल्स बहुत सारे खुल रहे हैं, है ना। अब मॉल्स खुल रहे हैं और मॉल्स में एयर कंडीशनर चाहिए और वहां पे बिजली चाहिए, और वो दिन रात जो है वो सब कुछ जो है वो चलता रहता है वहां पर। अब कितने मॉल्स की जरूरत है, कितने की नहीं है, क्या हम लोग उसके ऊपर कुछ सोच रहे हैं, क्या हमारा ध्यान जाता है उस तरफ। ठीक है, तो इसी तरह से फोन पे भी बातचीत कर रहे हैं, टीवी के प्रोग्राम भी देख रहे हैं, अभी कितनी जरूरत है, कितना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जो है एक बार वो क्यों एड्रेस होता है ना दीदी, फिर उसके बाद में कितना आता है। ये सोम भैया बड़े अच्छे से बताते हैं शिविर में, एक बार क्यों समझ में आता है तो फिर कितना भी समझ में आता है, फिर क्वांटिटी भी समझ में आती है। तो अब सैटेलाइट चाहिए, ये अपने आप में एक चीज ठीक है शायद। अब कितने चाहिए, ये तो मानव की जागृति या भ्रम के अनुसार ही निर्धारित होगा। जब तक वो भ्रमित रहेगा तब तक तो बहुत सारे चाहिए, हर एक चीज बहुत सारी चाहिए, बिजली भी बहुत सारी चाहिए। ठीक है ना दीदी। एकदम भैया। तो वो जो प्रयोजन शब्द बार बार आता है ना मध्यस्थ दर्शन में, वो प्रयोजन मतलब किसी वस्तु का प्रयोजन क्या है, वो क्लियर हो और हमारे जीने में आए, है ना। मतलब ये हम जितनी भी बात करते हैं इसका मतलब देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि जो कुछ भी अपने आसपास हो रहा है उसको क्रिटिसाइज किया जाए। मेरे को ये लगता है कि सबसे पहला काम ये है कि इस सब को देखते हुए मेरा इस सब में कितना इंटेलिजेंस है, इस तरफ ध्यान जाना बड़ा जरूरी है ना। तो अगर इसकी आवश्यकता लगेगी तो फिर ये सारी चीजें तो होती रहेंगी। तो मतलब हम तो प्रमाण के रूप में मानव जो है वो उपलब्ध हो कि भैया हाँ जो है ये जागृति जो है अपने आप में एक मजेदार चीज है, इससे मैं सुखी होता हूँ। ठीक है, तो एकदम से फिर ये जो रुचि मूलक वाला पार्ट है, अभी काफी कुछ जो है ना ये भौतिक रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज, ये रुचि मूलक की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो मानव का ध्यान उसी तरफ ही गया है अभी, भ्रमित मानव का तो रुचि मूलक आस्वादन की तरफ। रुचि मूलक की जगह वो भाव मूलक और लक्ष्य मूलक की तरफ हम में शिफ्ट होगा तो कुछ संभावना बनेगी। ठीक हो गया जी।
तो ये मेरे को था कि आज ये कवर हो जाए, और अच्छा हुआ कि कवर हो भी गए, 4 भी बज चुके हैं। बताइए, और किसी का कुछ प्रश्न हो इस सारे डिस्कशन से तो उसको ले लेते हैं, नहीं तो फिर अगले सैटरडे को मिलेंगे। बहुत अच्छा हो गया भैया आज का डिस्कशन। ये टेबल बड़ा अच्छा जो है ना, वो मेरे को भी लगता है कि सिंपल लैंग्वेज में सामने आया हुआ है और जिंदगी से सीधा रिलेट होता है। हम लोग को इस पे कुछ सोच विचारणीय बिंदु भी इसमें से कुछ निकल कर आते हैं हमारे। ठीक है जी, चलिए। थैंक यू भैया। चलिए, थैंक यू भैया।